मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स एपिसोड 5। पिछले वीडियो में एक बात क्लियर करनी रह गई। ये शो 2015 की टाइमलाइन में चला है, यानी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग इवेंट्स के बरसों पहले। इसीलिए पूरे शो में अभी तक एपेक्स साइबरनेटिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, बट शायद इस एपिसोड में उनके एक सीक्रेट डबल एजेंट के मेंबर की झलक हमें मिल गई। एपेक्स साइबरनेटिक्स यानी मोनार्क के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, जिन्होंने मेका गॉडजिला बनाया था। ओके, बैक टू द स्टोरी। पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा कि चॉपर से उतरने के बाद शॉ गैंग को मोनार्क के एजेंट्स ने पकड़ लिया। मोनार्क ने चारों को अलग अलग जेल में बंद करके रखा था। एजेंट सीसीटीवी कैमरास के जरिए सब पर नजर रखे हुए हैं। टिम के साथ ही एजेंट डुवॉल मे से पूछताछ करने चली गई। लकीली मे को मोनार्क ने एक स्पेशल केयर सेंटर में बंद करके रखा था। डुवॉल मे के हैकिंग स्किल से काफी इंप्रेस थी। इसने मे को पार्टी बदलकर उसके साथ काम करने का ऑफर दिया। बदले में चांसेस है कि ये लोग शायद उस बर्फीले मॉन्स्टर का नाम मे के नाम पर रख दें। आई नो, काफी अजीब सा ऑफर था। एनीवेज, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हुई। एजेंट डुवॉल मे के फेक पासपोर्ट से उसे ब्लैकमेल करने आई थी, पर सरप्राइजिंगली एक पासपोर्ट पर लायरा मटेयो का नाम था। मे छुप छुप कर अपने जिस सीक्रेट सिस्टर को कॉल कर रही थी ना, उसका नाम भी लायरा ही है। यानी मैंने ये फेक पासपोर्ट अपनी ही बहन के नाम पर बनाया होगा, या फिर चांसेस ये भी हैं कि मे की वो सीक्रेट सिस्टर एक्चुअल में उसकी जुड़वा बहन है। सेम शक्ल होने की वजह से मे को फेक पासपोर्ट बनाने की भी जरूरत नहीं। मे ने डायरेक्ट अपनी बहन का पासपोर्ट उठा लिया। जाने से पहले एजेंट डुवॉल मे को अपना विजिटिंग कार्ड थमा गई, जस्ट इन केस अगर उसका इरादा बदले तो। एजेंट टिम ये देखकर बहुत गुस्सा था कि मोनार्क हिरोशी रैंडा के बच्चों के साथ कैदियों जैसा बर्ताव कर रहे थे। आखिर रैंडा फैमिली ने ही तो 1940s-50s में मोनार्क की शुरुआत की थी। टिम को लगता है कि इन्हें हिरोशी के बच्चों और मे को मोनार्क की टीम में शामिल कर लेना चाहिए, बट उसके बॉस का इरादा तो कुछ अलग ही था। एक और सरप्राइजिंग बात, शॉ भी 1950s में बिल और केको के साथ मोनार्क के को फाउंडर्स में से एक था, बट उस हिसाब से ली शॉ की उम्र 90s में होनी चाहिए, पर ये तो हार्डली 60s-70s का लग रहा है। यानी शॉ की जवानी का राज भी शायद जल्द ही हमें पता चलने वाला है। फिर मोनार्क ने डिसाइड किया कि वो शॉ के अलावा बाकी तीनों को आजाद करके चुपके से उन पर नजर रखेंगे। हो सकता है कि रैंडा के बच्चे इन्हें हिरोशी तक पहुंचा दें। फिर टिम और डुवॉल ने केट, मे और केंटारो को क्लीन पासपोर्ट्स, कुछ पैसे और टोक्यो का फ्लाइट टिकट थमाकर एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया। बट एज एक्सपेक्टेड ये तीनों टोक्यो जाने के बजाय हिरोशी के ऑफिस की तलाशी लेने सैन फ्रांसिस्को चले गए। मे को इनके साथ सैन फ्रांसिस्को जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर इन दोनों ने किसी तरह मे को इमोशनल ब्लैकमेल करके जबरदस्ती मना लिया। दूसरी तरफ मोनार्क के डेप्यूटी डायरेक्टर वर्डुगो शॉ से मिलने उसके सेल में चली गई। शॉ ने वर्डुगो को बताया कि उसने हिरोशी के बच्चों को मोनार्क के बारे में कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं बताई, और ना ही हिरोशी अपने बच्चों को मोनार्क के दलदल में डालना चाहता था। तो भलाई इसी में है कि मोनार्क वाले मे और हिरोशी के बच्चों का पीछा छोड़ दें। ऑब्वियसली वर्डुगो इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। एयरपोर्ट पर लैंड होते ही केट के मां का दोस्त जेम्स तीनों को अपने ट्रक में बिठाकर घर ले गया। 2014 वाले गॉडजिला हमले के बाद सैन फ्रांसिस्को पूरी तरह से बदल गया था। इन्होंने गोल्डन गेट ब्रिज और जी-डे के आसपास वाले एरिया पर कड़ी नाकाबंदी लगा रखी थी। केट और बाकी फैमिलीज अब इस फेमा हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं। घर पहुंचते ही केट ने बिना टाइम वेस्ट किए केंटारो को अपनी मां से मिलवाया। केट की मां ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, बट घर के अंदर जाते ही उसका जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। केट की मां को थोड़ा थोड़ा शक तो था कि शायद हिरोशी कहीं मुंह मार रहा है, बट उसने ये जरा भी नहीं सोचा था कि हिरोशी ने जापान में अपनी अलग फुल फ्लेज्ड फैमिली बनाकर रखी होगी। बस इसी बात को लेकर केट और उसकी मां के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया, बट फिर दोनों ने किसी तरह एक दूसरे को संभाल लिया। मे और केंटारो पास वाले रूम में ऑकवर्डली बैठे इनकी सारी बातें सुन रहे थे। मम्मी के शांत होते ही केट ने उसे बताया कि इन्हें रेड जोन में बने हिरोशी के ऑफिस जाना था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद केट की मम्मी उसकी मदद करने के लिए मान गई। केट की मां और जेम्स फेमा के लिए काम करते थे, इसीलिए इन्हें रेड जोन वाले क्वारंटीन एरिया में जाने की इजाजत थी। फिर तीनों जेम्स के ट्रक में छुपकर किसी तरह रेड जोन के अंदर चले गए, बट इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। सुबह सूरज निकलते ही इन तीनों को ऑफिस की तलाशी लेकर इसी लोकेशन पर वापस आना होगा। रेड जोन के अंदर हथियार बंद सोल्जर्स का कड़ा पहरा है। दूसरी तरफ वर्डुगो और शॉ जेल में बैठे मस्त खाना खा रहे थे।
फिर वर्डू को सटली शॉ से पूछताछ करने लगी। शॉ बरसों से उस रिटायरमेंट सेंटर में कैद था। वो जब चाहे तब वहां से भाग सकता था, बट उसने कभी ट्राई तक नहीं किया। तो हिरोशी के फाइल्स में ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी जिसने बरसों बाद शॉ को जेल तोड़कर भागने के लिए मोटिवेट किया। शॉ ने वर्डुगो को बताया कि मोनार्को मोटोस के बारे में अभी तक जो कुछ भी पता है वो ऑलमोस्ट सब गलत है। इन्हें असली रियलिटी तो पता ही नहीं है। शायद यहाँ पर हॉलो अर्थ की बात हो रही होगी। उधर रेड जोन में घूमते वक्त केट को अपनी पुरानी जिंदगी के फ्लैशबैक्स आने लगे। G-2 यानी गॉडजिला अटैक से 2 दिन पहले केट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप प्लान कर रही थी। देख के लग रहा था कि ये दोनों ही अपने रिलेशन से काफी खुश हैं। बट अगले ही फ्लैशबैक में हमने देखा कि केट तो पूरी तरह से अपने बाप पर गई है। डैनी जैसी इतनी सुंदर पार्टनर होने के बावजूद भी केट उसे चीट करके बाहर मुंह मार रही थी। देख के लग रहा है कि केट और डैनी दोनों एक ही स्कूल में काम करते थे। अटैक से 1 दिन पहले तक सबको लग रहा था कि शायद गॉडजिला अटैक्स वाले वायरल क्लिप्स फेक होंगे। बट जल्द ही स्कूल के मैनेजमेंट ने केट को खबर दी कि इन्हें फटाफट इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। स्कूल बस में बैठने से पहले डैनी ने केट के साथ बेसिकली एक तरह का सॉफ्ट ब्रेकअप कर लिया, इंडिकेटिंग कि डैनी केट के साइड अफेयर्स के बारे में जान चुकी है। डैनी ने केट को बताया कि अच्छी चीजें उसे हजम नहीं होती, इसीलिए केट हमेशा खुद से ही अपनी जिंदगी में आग लगा देती है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। केंटारो, मे और केट किसी तरह सोल्जर से बचते बचाते हिरोशी के ऑफिस की ओर निकल पड़े। रास्ते में केट का मूड ठीक करने केंटारो उनके पापा के बचपन वाले गाने गाने लग गया। केट भी अपना मन हल्का करने केंटारो के साथ गाने लगी कि तभी इन्हें कुछ सोल्जर्स ने देख लिया। सोल्जर से बचने सारे एक सबवे स्टेशन में घुस गए। रेड जोन में घूमते हुए केट को जबरदस्त PTSD यानी ट्रॉमेटिक अटैक्स आ रहे थे। मैं किसी तरह केट को शांत करके टनल्स के अंदर ले गई। सबवे टनल्स में छुपे कुछ दूसरे लूटर्स की वजह से ये तीनों सोल्जर से बचने में कामयाब हो गए। फिर बिल्लियों का पीछा करते हुए सारे किसी तरह सबवे के दूसरी साइड से बाहर आ गए। बाहर निकलते ही तीनों सीधा हिरोशी के ऑफिस में चले गए। केंटारो को लगा कि जापान की तरह हिरोशी के इस ऑफिस में भी मैप के पीछे तिजोरी बनी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैप के पीछे कोई तिजोरी नहीं थी। पहले इन्हें लगा कि शायद इनका मिशन फेल हो गया, बट तभी केट का ध्यान गया कि उस मैप पर बने रूट सैटेलाइट्स को नहीं बल्कि किसी और ही पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर केंटारो ने अपने लाइट आर्टिस्ट वाले दिमाग का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी से हिरोशी के मैप को डिकोड कर दिया। हिरोशी ने इस मैप पर अपना ट्रैवल प्लान छुपा कर रखा था, यानी इस पर बने हुए डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए ये फाइनली हिरोशी को ढूंढ सकते हैं। मैप के हिसाब से अलास्का के बाद हिरोशी का अगला डेस्टिनेशन अफ्रीका था। फिर ये सारे मैप लेकर समय रहते केट की मां की बताई पिकअप लोकेशन पर पहुंच गए। इनका मिशन सक्सेसफुल रहा। केट ने भांप लिया कि उसकी मम्मी और जेम्स शायद डेटिंग कर रहे हैं। केट को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उसकी मां को करंट सिचुएशन से बाहर निकलने थोड़ा टाइम लगेगा। यहीं केट ने इसे एक और बॉम्ब न्यूज बताई। हिरोशी मरा नहीं बल्कि जिंदा है और ये लोग उसे ढूंढने अफ्रीका जाने वाले हैं। इसी दौरान मे ने बाहर जाकर चुपके से एजेंट डुओल को कांटेक्ट किया, यानी मे शायद डबल एजेंट बनकर डुओल की मदद करने के लिए मान गई। मे को पहले से ही इनके झोल झपाटे में नहीं पड़ना था। काफी चांसेस है कि एजेंट डुओल खुद मोनार्क के लिए काम कर रही डबल एजेंट होगी। हो सकता है कि ये सीक्रेटली एपेक्स साइबरनेटिक्स के लिए काम कर रही हो। एंड सीन में हमने देखा कि मोनार्क के गार्ड शॉ को उसकी जेल से बाहर ले आए और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.